अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के महज 8 महीने का वक्त बचा है। समय कितनी तेजी से भाग रहा है, शायद हम और आप इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे, और वक्त कितनी तेजी से बीत गया। 4 साल से अधिक का सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इसी वर्ष दिसंबर से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और फरवरी तक चुनाव करा लिए जाएंगे। मार्च में नई सरकार का गठन भी होगा। यानी अब सरकार के पास वक्त कितना बचा है? 8 महीने का। और ये 8 महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कई मामले में बहुत ही डिसाइसिव, निर्णायक और कई मामलों में बहुत ही रोमांचक होगा उत्तर प्रदेश का इस बार का विधानसभा का चुनाव, जिसकी तैयारी में अब महज बहुत थोड़ा सा वक्त लोगों के पास शेष है, विशेष तौर पर कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अपना किला बचाना। पश्चिम में जिस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन कर रखा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों ने जीना हराम कर रखा है लोगों का। आप प्रतिदिन समाचार पत्र और चैनलों में उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए आपराधिक घटनाक्रम की खबर देखकर बेचैन होते होंगे, परेशान होते होंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी की सरकार घिरी हुई है। सिर्फ एक मुद्दा है हिंदुत्व, जिसके सहारे बीजेपी को लगता है कि वो इस चुनावी वैतरणी को पार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर चिंतन और मंथन है कि 2022 का चुनाव वो कैसे हैंडल करें और किस आधार पर करें। सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए सिर्फ आंकड़े हैं। जमीन पर कोई बड़ी परियोजना सरकार अभी 4 साल बीतने के बाद भी उतार नहीं पाई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, उनके वर्कर्स का मनोबल गिरा हुआ है। उसका कारण क्या है कि उनके कार्यकर्ताओं की न तो सुनवाई होती है, न उनको कोई पूछता है, न विधायकों की कोई पूछ है, न सांसदों की, न मंत्रियों की। मंत्री अपने विभाग में खुद ही असहाय हैं। विधायक की कोई सुनता नहीं और सांसद की तो वैसे भी कोई हलो नहीं लेता। इस कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल, आर्थिक मंदी, ये सब बड़ी चुनौतियों के बीच बीजेपी को अपना किला बचाना है। विपक्ष के पास बहुत कुछ खोने को नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका किला छीनने में विपक्ष कामयाब होगा? और विपक्ष में कौन कौन? लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, जनपदों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों के भीतर अखिलेश यादव तकरीबन 170 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी ने सत्ता छीनी थी, यह कहकर कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो अब समाजवादी पार्टी के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती विद्यमान है। अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना और जो छिटक चुके थे उनको वापस जोड़ना, छोटे दलों से गठबंधन और उस गठबंधन को मजबूत करना। अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि इस बार अब की उनको बीएसपी का साथ नहीं है, जो उनको लोकसभा के चुनाव में था। लेकिन कांग्रेस के साथ भी जाकर और बीएसपी के साथ भी जाकर वो जो धोखा खाए हैं और समाजवादी पार्टी ने नुकसान झेला, शायद उससे उनको सीख भी मिल गई होगी। इसीलिए आजकल वो हमेशा अपने बयानों में सिर्फ छोटे दलों की बात करते हैं। बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी जाएगी नहीं। तो क्या समाजवादी पार्टी बूथ से वोट निकाल पाएगी, वोट निकलवा के डलवा पाएगी? समाजवादी पार्टी के पास क्या अभी भी उस तरह का करिश्मेटिक उनके वर्कर्स में ताकत बची है कि वो पार्टी नेतृत्व के द्वारा दिए गए किसी भी एक कॉल पर इस प्रकार की वोटिंग करा पाएं? हालांकि ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन देखना होगा कितनी कामयाब होगी। तो वो छोटे दल कौन है जिनके साथ समाजवादी पार्टी जाना चाहेगी या जा रही है? आरएलडी और महान दल के अलावा अभी कोई तीसरा कोई बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है। ये एक राजनीतिक सच है। तो वो कौन से दल है जिनके साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? चूंकि लार्जेस्ट अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, इसलिए सबकी निगाहें उसी के ऊपर ज्यादा रहेंगी।
बीएसपी ने अपना पत्ता खोल दिया है, स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने कहा है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले जाएंगी मैदान में। लेकिन चुनाव आते आते अब रणनीतियां और अवसर भी बदल सकते हैं कि कौन किस तरफ जाने वाला है। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, सुहेल देव राजभर समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और भी छोटे छोटे अलायंस पार्टी जो उनकी बनी हुई हैं, इनका क्या आगे का भविष्य होगा? पीस पार्टी आगे चलकर क्या करेगी? क्योंकि ये छोटे छोटे दल दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास एक सर्टेन वोट बैंक होता है। जैसे बीजेपी आजकल निषाद पार्टी को पटा रही है। निषाद और बिंद समाज की बड़ी हिस्सेदारी यमुना पट्टी की बेल्ट में है। अपना दल ऑलरेडी बीजेपी के साथ मौजूद है, लेकिन उनका मनोबल गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अनुप्रिया पटेल को मंत्री नहीं बनाया गया। आशीष पटेल को भी कुछ खास नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक एमएलसी की सीट मिली हुई है। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस क्या करने वाली है? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कब से कैंपेन करेंगी? और क्या कोई गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है, या फिर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी? अगर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाती तो आज की डेट में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम, कास्ट, कोरोना और करप्शन, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिजली की बढ़ी हुई कीमतें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, टूटी हुई सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्वस्त होना, शैक्षिक वातावरण का लगभग खत्म होना, रोजगार है नहीं आप उत्तर प्रदेश के भीतर, काम धंधा चौपट पड़ा है लोगों का, नौकरियां हैं नहीं, 84 विभाग में लाखों नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। कल की डिबेट में हमने दिखाया कि जिस आयोग का गठन ही नौकरी देने के लिए हुआ, वही आयोग रोजगार में सबसे बड़ी अड़चन बनकर खड़ा हुआ है, और उसने एक भी परीक्षा को कंप्लीट नहीं कराया, 2016 की एक परीक्षा को छोड़कर, वो भी पिछली सरकार की थी। ये बड़े मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों को अपोजिशन कैश कर पाएगा, या चुनाव बीजेपी की पिच पे लड़ा जाएगा? चुनाव किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में होगा, और उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर राज कौन करेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है और गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयानात आप सुने, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आज आगे बढ़ाएंगे। सभी राजनीतिक दल, उनको संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव में जा सकते हैं अपने एजेंडे के साथ, अपने विजन के साथ, और उनकी स्वीकार्यता जो जनता के बीच होती है, यही उनके कद को तय करती है। तो इसकी निर्णायक तो जनता जनार्दन होगी कि किसको महत्व देती है, वो छोटे दल हों या बड़े दल हों। मैं ऐसा मानता हूं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जब हम 13 में चुनाव लड़ने गए, हमें कहा गया 6% वोट भी नहीं आएगा, 2 सीट भी इनकी नहीं आएगी। 13 में हमने सरकार बनाई, 15 में 67 सीटें लेके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 62 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अगर हमारी बातों पे लोग भरोसा करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमको अपना समर्थन देंगे, ये हमारा भरोसा है। 2012 से 2017 तक समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। जनता को एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, और दूसरे दल भी समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। केवल 3 पार्टियों के बीच में, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में लड़ाई होने जा रही है। छोटी पार्टियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई राजनीतिक रिलेवेंस ना पहले कभी रहा है और ना आज होने वाला है। दल छोटा हो या बड़ा हो, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि आप जिन वादों और जिन विषयों के साथ, जनमानस से जुड़े हुए जिन मुद्दों के साथ आप जनता के मध्य में आते हैं, यदि उन पे आप खरे उतरते हैं तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल है। तो आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राखी बिरलान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली में, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, दूसरे राजनीतिक गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में राजनीति में सक्रिय हैं, वो अपना अपना अलायंस तैयार कर रहे हैं। आपका एक अलायंस पार्टनर आपको पहले छोड़कर चला गया है और दूसरे का मनोबल डाउन है, जिसको अपना दल कह रहे हैं। आपकी पार्टियों की समक्ष चुनौतियां बहुत बड़ी हैं,
क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। आप इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल से कैसे निपटिएगा? देखिए ब्रजेश जी, आपका स्वागत है कि पॉलिटिकल डिबेट करी, बहुत अच्छा लगा। कुछ विषय का समय थोड़ा दे दीजिएगा, क्योंकि 4 लोग 5 लोग विरोध में बोलने वाले हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी से मेरा पक्ष जाना, तो निवेदन ये है कि थोड़ा समय दे दीजिएगा। ब्रजेश जी, आप ये देखिए कि 2 तरीके का चुनाव होता है। आपने कहा बड़ा रोमांचक मुकाबला होगा, अपनी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे आप, तो आप ये देखिए रोमांचक तो बराबर मालूम होता है, पता नहीं लगता कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ तो एक तरफा मुकाबला हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। अभी तक विपक्ष तय नहीं है कि दूसरे नंबर पर कौन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सकारात्मक वोट मांगे। सकारात्मक मतलब मोदी जी के काम पर, योगी जी के काम पर। देखिए, तीसरी बात हमारी ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू क्या है? हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाई। हमने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बाधा दूर करेंगे, हमने बाधा दूर करी। हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तीसरी चीज, योगी जी की सरकार का बताने का इतना कुछ है। आप ये देखिए, मोदी जी की योजनाएं, योगी जी की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जिनको आप आंकड़े कहते हैं, वो जमीन पर उतर रही हैं। और आप चाहे तो अपनी सर, आप 3 बार कह चुके हैं योगी जी का काम। मैं आपको 10 मिनट देने को तैयार हूं अनइंटरप्टेड। आप बता दें मुझे कि कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर आप गर्व करते हैं और आपको लगता है कि आपको वोट मांगना चाहिए उन पे। देखिए, हम बता रहे ब्रजेश जी, आप देख लीजिएगा, जैसे आपने कानून, आपने उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ मोदी जी का काम गिनाया अभी तक, योगी जी का एक काम आपने नहीं गिनाया। योगी जी, 1 मिनट हमारा सुन लीजिएगा। योगी जी ने पहली कैबिनेट तब करी जब ये रोड मैप तैयार कर लिया कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ करेंगे। ये पहला काम था, योगी जी की पहली कैबिनेट का फैसला था। आप ये देखिए, कुछ ही दिनों में आंकड़े गलत हैं और आरटीआई में वो आंकड़े जो आए हैं वो गलत हैं। अभी ताजा जो वित्त विभाग ने दिया है आंकड़े, आप आंकड़े ही मान लीजिए। अच्छा, चलिए व्यवहारिक घटना बता रहे हैं कि आपने कानून व्यवस्था की बात करी, तो कानून व्यवस्था में बुढ़ाना की बात कर रहा हूं मैं। एक अपराधी अपने गले में तख्ती डालकर हाथ ऊपर उठाए कह रहा था, मैं अपराध छोड़ दूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। ये योगी जी की धमक, योगी जी की धमक ये है। ऐसी शूटिंग हर थाने में होती है। घटनाएं सुन लीजिए आप, आंकड़े ब्रजेश जी, आप आंकड़े भी मानने को तैयार नहीं, घटनाएं भी सुनने को तैयार नहीं। तो सर, मैं तो आज अखबार देखकर बड़ा शर्मिंदा हूं कि एक महिला का उसके घर वालों के सामने गैंगरेप हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए ब्रजेश जी, ये पूरी मानवता शर्मिंदा है। ये ऐसा नहीं कि हम उसमें बहुत खुश हैं, सारा देश शर्मिंदा है, ऐसी घटनाएं इस समाज में हो रही है। लेकिन आप पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, एक अपराधी पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में ना आए, मुख्तार अंसारी, इस बात के लिए कांग्रेस की ऊपर से नीचे तक की सरकार लगी। सर, एक दिन में अब तक 19 से ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट हो चुकी है 24 घंटे में। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। देखिए ब्रजेश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप एक पूरी टीम को, जैसे जो भी तरीका आपका होता हो सर्वे करने का, आप उससे सर्वे कर लीजिए कि ऐसा कोई राज्य रहा हो जिसमें कभी 0 अपराध रहा हो, एक भी घटना ना घटी हो। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने संगठित अपराध खत्म कर दिया, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट खत्म कर दिए। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर, आपने कहा कि संगठित अपराध खत्म कर दिए गए। मैं एक घटना का उदाहरण देना चाहूंगा कि लखनऊ के गोमती नगर में एक व्यक्ति को 25 गोली मारी गई 20 सड़क पे, 41 छेद थे उसके शरीर में जब पोस्टमार्टम हुआ। देखिए ब्रजेश जी, सही बात है ये। आप, हम लोग कहते रहे संगठित अपराध, जो गिरोहबंदी चलती थी उसका खात्मा किया। हाँ, ये बात सही है कि व्यक्तिगत अपराध कोई सरकार आज तक खत्म नहीं कर पाई। और मुझे तो याद नहीं पड़ता कि एक भी ऐसी सरकार हुई जिसके 5 साल के कार्यकाल में कोई अपराध ही ना हुआ। ऐसी तो राम राज्य में होता होगा, उसके बाद तो कभी हुआ नहीं। मेरा कहना यह है कि हम लोग सकारात्मक प्लैंक पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग नकारात्मक प्लैंक पर नहीं लड़ेंगे। और दूसरा, अभी आप सत्य मानिए कि मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं जमीन पर उतर रही, लोगों को मिल रही। तो चाहे कितना भी विपक्ष चिल्लाए, मोदी जी का गिना गए, अभी तक उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का नहीं बताया आपने मुझे। देखिए, फिर कहेंगे कि मैं टाइम नहीं दे रहा। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। आप ब्रजेश जी सुन लीजिए, हमने बताया कि 5 एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश है। सर, कहां से चढ़ना है उस एक्सप्रेस पे? उत्तर प्रदेश है। आप समाजवादी पार्टी के जमाने के नौकरियों का हाल देख लीजिए, अनिल यादव वाला जी। लड़के अपना जेवर खेत बेच के आते थे नौकरी खरीदने, नौकरियां बेची जाती थी, मंत्रियों के रेट तय होते थे। और हमने जितनी नौकरियां 4 लाख दी, उन्हें आप आंकड़ा कहते हैं, वो नौकरियां ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से मिली हैं। डॉक्टर साहब, तो आप उन लोगों से प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में। एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, आप जानते होंगे। उसने अब तक अपने जन्म काल से लेकर अब तक 24 नोटिफिकेशन
भर्तियों के दिए, और आपको पता है 23 भर्तियां रुकी हुई हैं, सिर्फ एक पूरी कर पाए, वो भी पिछली सरकार की। देखिए अभी अब बता आप रहे हैं, कहते हैं मैं गर्व करूं, आप बताओ मैं कैसे गर्व करूं? सुनिए सुनिए, इस समय प्राचार्य के इंटरव्यू चल रहे हैं, 2000 असिस्टेंट लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्रियां वो निकली हुई, वो चल रहा है, उसका वेरिफिकेशन, तो चीजें हो रही हैं। और जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जो खरीद चल रही थी, वो बंद करी। सबसे बड़ा काम तो यह है, जो नौकरियां समाजवादी पार्टी में खुलेआम बेची जाती थी वो बंद किया। लड़के अपना खेत बेच के आते, मैं ऐसे लड़के भी जैसी आपको मिलवा सकता हूँ जिन्होंने अपने जेवर बेचे थे समाजवादी सर पार्टी में, 69,000 टीचरों की भर्ती हुई थी, उसका जो टॉपर था सर, उसको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, एसटीएफ जांच कर रही थी सर, बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था सर, और बड़े पैसे उगाए गए थे। रैकेट पकड़ना अलग बात, सरकार तो अलग संचालित। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बुरे थे तो आप कैसे साफ सुथरे हैं? मैं तो केवल याद दिला रहा हूं। संचालित सरकार, आप गुस्सा ना करें सर। यहाँ तो अनिल यादव चेयरमैन थे यूपीएससी के, जी, यूपीएससी के चेयरमैन थे अनिल यादव, उन्होंने बेची, तुमको माननीय हाईकोर्ट के निर्णय और 69,000 टीचरों वाला चंद्रमा यादव ने बेचा सर, वो बीजेपी का नेता है सर, जेल में है आजकल वो। हाँ, तो जो भ्रष्टाचार, तो अनिल यादव को भी जेल जाएंगे, बच्चे के थोड़ी। जी, भ्रष्टाचार जो भी करेगा, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, करेक्ट बात, उसे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, वो जूही सिंह का है, मेरा नहीं है। ओके, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। भाई जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी किन छोटे दलों के साथ जाना चाहती है चुनाव में? एक तो पहले ये स्पष्ट करें, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? दूसरा, किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम सत्य के आधार पे चुनाव लड़ेंगे ब्रिजेश जी। हम जनता के लिए काम करते हैं और हमने काम किया है। केवल प्रचार तंत्र पे हम विश्वास नहीं करते, न तो मुख्यमंत्री के हैंडल से झूठी वीडियो चलाते हैं कि हमने नौकरियां दी और नौकरी वाला नेपाल भाग जाता है, और एक व्यक्ति कहता है कि उसको तो कर्ज भी समाजवादी पार्टी के सरकार में बना। कानून व्यवस्था की बात हुई, कानून को कायम करने के लिए जमीन पर तो मुख्यमंत्री उतरते नहीं है। केरल में प्रचार करते हैं, लड़की का बलात्कार यहां हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये तो समाज की गलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ज़मीर है जो महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता से बात कर सकता है। मिशन शक्ति फेलियर, 10-90 को आपने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। एक आपको तकनीकी व्यवस्था दी गई थी, डायल 100। इस सरकार की एक ही प्रतिबद्धता है, नाम बदलना हमारे काम का, विमोचन का विमोचन करना, लोकार्पण का लोकार्पण करना। जमीन पर कौन सा इन्वेस्टमेंट आया है बताते, सकारात्मक मुद्दे यही होते हैं। आप भी अपने चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। और जेल में जाएगा, जेल में करेगा, ये आपका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। 4 साल से ज्यादा हो गया, 8 महीने चुनाव हैं। जहां तक छोटे दलों की बात है, कई दल कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी शक्ति है, बड़ा दल है। असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, इनका जो एक अलायंस है उसके साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है? उनके साथ जाने में आपको कोई परहेज है? ब्रिजेश जी, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। कब किससे अलायंस करना होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे और जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। अभी तो हम हर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ जरूर हमारा अलायंस है, महान दल के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर सीटों पे हम खुद, जो आपने कहा, हमारे लिए चुनौती बड़ी है कि हम अपने वोट को बूथ तक पहुंचाएं, अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं। और हम उनके लिए क्या करेंगे ये खाका चुनाव के पहले पिछली बार की तरह हम उनके सामने खड़ा कर सके, क्योंकि जनता हम पर विश्वास करती है। बहुत देख लिया जनता ने झूठ का राज्य। शुक्रिया, थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका राजपूत जी। देखिए कैसा अजब इत्तेफाक है कि आप और डॉक्टर मनोज मिश्रा एक साथ ही एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस, अब तो उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज 8 महीने का वक्त बचा है, कांग्रेस कुछ कम एक्टिव आजकल दिख रही है मुझे उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे कारण क्या है? और वो आप कहते हैं ना, गांव गांव पाँव पाँव, डगर डगर, नगर नगर, जो भी आपके डायलॉग्स हैं, आई डोंट नो। तो कांग्रेस किसी के साथ अलायंस में जाना चाहेगी या आप अकेले लड़ेंगे? आपका क्या राजनीतिक भविष्य है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? ब्रजेश भाई, मैं अपनी कान की आवाज को हटा करके आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ये आवाज बहुत गूंज रही है। आप हटा लें। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो आपने कहा छोटे दल और बड़े दल, तो सच ये है कि छोटा और बड़ा दल कुछ नहीं होता। जिसको जनता तय कर देती है वो बड़ा दल हो जाता है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी, आज कितनी सीटों पर आपके सामने है। और 1984 में हम 413 सीटों पर थे, आज कितनी सीटों पर हैं आप जानते हैं।
तो मेरा जो आपसे निवेदन है एक बात का कि छोटे बड़े दलों की बात नहीं कीजिए। दूसरी बात डॉक्टर मनोज मिश्रा ने जो करी उसमें बड़ी स्पष्ट है, एक आदम गोंडवी का शेर था, कहते ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सच बात यह है कि मनोज मिश्रा जी के दावों की पोल तो आप ही ने खोल दी है और पूरी तरीके से खोल दी है, और ये जो दावे हैं इनके और उसकी हकीकत है, इस पर चुनाव होगा। कितने रोजगार मिले हैं इस पर चुनाव होगा। नहीं, आप इन पर हमला करने के लिए मेरा कंधा क्यों ढूंढ रहे हैं? कितनी खराब है। आप सीधे भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं सर। आपका मैं बताता हूं ना, भारत समाचार का ही कंधा मजबूत है, बाकी सारों के कंधे तो उन 11 अफसरों नहीं, के हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए आप अपनी बात मत बोलें, आप अपनी बात रखें। वो आपके दोस्त होंगे, आप दोस्त अच्छी तरीके से, लेकिन सब चरणों में लोटे हुए हैं, तो इसलिए आपके कंधे का इस्तेमाल, और आप ही की हमें उम्मीद भी है, और हमें उम्मीद है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मजबूत रहेगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज रोज करते हैं। तो सच बात यह है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी बात जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन होगा। जो आपने बात कही कि योगी जी के 5 कोई काम गिनवा दे, सच यह है कि योगी जी का एक काम नहीं है। हां, योगी जी के कुछ काम बड़े अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में टॉप पे है योगी जी का काम, झूठ बोलने के नाम पर टॉप पे है भाजपा का काम, छल पे, कपट पे, प्रपंच पे, अंतरराष्ट्रीय झूठ पर। बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशी तो वहां नहीं गए, जेल नहीं गए, भारत के प्रधानमंत्री जेल गए थे। हम लोग आज इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय झूठ पर टॉप पे उत्तर प्रदेश। आपके प्रिय मित्र असीम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। नहीं, इंटरनेशनल भी करनी आपके प्रिय पड़ेगी मित्र आपको। असीम वकार मोदी जी के नाम से डर क्यों जाते हैं ब्रजेश भाई? अरे अब आपसे नहीं डरा तो योगी जी के नाम से डर क्यों जाते हैं? अरे आप नहीं डरा पाए। लीजिए, अच्छा, मैं असीम वकार से बात तो सुन लीजिए ना, थोड़ा कहिए अंतरराष्ट्रीय झूठ बोला मोदी जी ने। आपके थोड़ा पास सा समय कहिए कि अंतरराष्ट्रीय झूठ बोला मोदी जी ने। मैं तो यूपी पर नहीं तो वो जमानती दिखाएं और या माफी मांग करके बाहर आए क्या? धन्यवाद। आपके मित्र आसिम वकार डिबेट में आ गए हैं। आसिम भाई, मोदी जी जमानत पे बाहर आए या माफी मांग करके बाहर आए, ये जरूर पूछना चाहिए। आसिम वकार, आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या आप एसबीएसपी जैसी पार्टी के साथ ही खड़े रहोगे या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस का पार्ट बनोगे? आप चाहते क्या उत्तर प्रदेश में? सर, सुरेंद्र साहब ने भी कुछ झूठ पर कहना चाह रहे थे। हाँ, तो सर एक शेर है झूठ पर। नहीं, ये मेरी आड़ पे छिपते भी हैं और मुझे ललकारते भी हैं, दोनों काम नहीं करते सर, हैं। एक शेर है, आजकल झूठ का बाजार गर्म है देश में, और सच्चाई ये है कि सच वाले पीछे खड़े हो गए और झूठ वाले आगे हैं। तो एक शेर है कि दोपहर तक उसने बेच डाले अपने सारे झूठ और मैं एक सच लिए शाम तक खड़ा रहा। पर आज मैंने मुशायरा नहीं आयोजित किया, एक पॉलिटिकल डिबेट है। नहीं सर, मुशायरा नहीं है ये देश के उन ईमानदार लोगों की दिल की आवाज़ है जो मैंने यहाँ कही है। ओके, सच्चाई यही है सर, झूठ बिक रहा है। आपने एक सवाल पूछा है कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। सर, हम चुनाव लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़े हैं और उसी के साथ जाएंगे। अब जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़ा होना है वो हमारी बात करेगा, हमारी बात सुनेगा। आसिम भाई, बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं। जी, 2 पूछिए सर। यहाँ का जो अपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, जी, वो आपको चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। जी सर, हमको छूने को नहीं, मुसलमानों को चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, तंज नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर। जो लोग चिमटे की बात हमारे लिए कर रहे हैं, अभी फिरोजाबाद में जिला पंचायत सदस्यों की एक सूची जारी हुई है समाजवादी पार्टी की। 32 सदस्यों की लिस्ट जारी की गई है। फिरोजाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां करीब 3.25 लाख के आसपास मुसलमान हैं, मानता हूं 4 लाख के आसपास यादव भी हैं, लेकिन 32 जो जिला पंचायत सदस्यों की लिस्ट जारी की गई है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है और 18 यादवों को टिकट दिया गया है। आप नाराज हैं समाजवादी पार्टी से? सर, चिमटे से नहीं छू रहे हैं सर, चिमटे से मुसलमान को नहीं छू रहे हैं। ओके, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी से। ओके, मैं जूही सिंह हमारी बहन है, इनके जरिए सवाल पूछ रहा हूं। आप बीजेपी से कोई सवाल नहीं करना चाहते? बिल्कुल सर, उनसे ही तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है। ओके, सच पूरा देश तो उन्हीं से सवाल पूछ रहा है। नो मैडम प्लीज। हाँ, असीम वकार सर, बीजेपी हमको कोई टिकट नहीं देती है, वो खुल के बोलते हैं उनको हमारा वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको हमारा वोट चाहिए।
आपको मुसलमानों की बात आप करते हैं मंच पर, लेकिन आप टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देते सर? कौन सा गुनाह हमने कर दिया है? हमारे नाम के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, हमारे नाम पे आप सरकार बना रहे हैं, हमारे नाम पर आप देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे सवाल पूछे तो आप हंसने लगती हैं। जरा एक बार हंस के बता दीजिए, 18 में से यादव 18 दिए, मुसलमान क्यों नहीं दिए? बताइए जरा मुस्कुरा के एक बार, तो आप बताइए प्लीज। क्या कमी है हमारे में? हमारे में गंदगी लगी है, कीचड़ लगा है हमारे। हमारा गुनाह यह है कि हम मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के। आपके सारे सवाल सिर्फ क्यों नहीं दे रही हैं आप नहीं, आप देखिए हम लोग की बेबसी पे मुस्कुरा कितनी रही हैं, और यही हाल समाजवादी पार्टी के हर नेता का है। मैडम मैं टाइम दूंगा, आप इनको ठीक से जवाब मुस्कुरा रहा है वो, पर अभी अंदर से please, खुश है सर। इनके मन की पीड़ा है, बाहर आने दीजिए। हाँ, ठीक से सर, ये जरा हंसी ठीक पीड़ा से। है, पीड़ा है। हाँ बोले बोले। मोदी जी के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर देश को बचाना है तो हम सबको इकट्ठा होना होगा सर। अगर देश को बचाना है, देश की इज्जत और अस्मिता को बचाना है, नौजवानों के भविष्य को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हमको हिंदुस्तान की राजनीति से खदेड़ना होगा। उसमें हम इनका भी साथ चाहते हैं। ये जो हंस रही थी हमारे मुसलमानों के नाम पर, हम इनका भी साथ चाहते हैं। कल को हो सकता है कि आप इन्हीं के मंच पे खड़े नजर आओ, आज इस तरह से हमला कर रहे हो। सर ये भी बात तो हो हमले की सकता नहीं है है कि सर। ये दरवाजा ना खोल रहे हो, आप कुंडी खटखटाने के लिए बाहर शोर मचा रहे नहीं हैं। सर, बात हमले की नहीं हो रही है सर, बात हमले की नहीं हो रही है सर, बात हो रही है हक की। 4 मिनट में आसिम जी, आप एक बार भी बीजेपी से आपने सवाल नहीं किया। 3 बार किया सर, आपने सुना नहीं, कान खराब है आपका। हाँ हो सकता है, वो सुरेंद्र राजपूत आजकल मेरे कान में कुछ डाल देते जी हैं। बैटरी लगवाइए। मैंने तो कहा कि बीजेपी को खदेड़ना होगा हिंदुस्तान की राजनीति से, मैंने तो ये कहा। अब पता नहीं क्यों नहीं सुना आपने। नहीं मैंने सुना, सवाल आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं कुछ, ये मैंने। राइट वाला कान चेक कर लीजिएगा नहीं, प्लीज। इस पे ईपी लगी हुई। हाँ ठीक है सर। देखिए बात मजाक की नहीं है सर, हकीकत यह है कि सर देश को खतरा है बीजेपी से, और देश को अगर बचाना है, नौजवानों को ज्यादा भविष्य को खतरा बचाना है। किससे है, समाजवादी पार्टी से कि बीजेपी से? नहीं, देश को खतरा तो बीजेपी से है सर। और समाजवादी पार्टी से किसको खतरा है? सर समाजवादी पार्टी से किसको खतरा है सर? मैंने पूछा सवाल, हंस रही हैं। हमारा वोट चाहिए, हमें टिकट नहीं देंगे। एक जेन्युइन सवाल है, तो आप जवाब ले लीजिए मुसलमानों सर। के ठेकेदार हैं क्या? नहीं सर, हम आपका ठेकेदार तो नहीं हैं। पार्षद भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बन जाएंगे सर, बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे ओके। सर, बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, आप रोहित लोगों ने- अग्रवाल, आप जी, बुरा न माने, आज आपकी तक दुआ रही तो बिल्कुल बनेंगे सर। क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे सुरेंद्र जी से सीखिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। ओके, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है। भाई रोहित, आपका तो अलायंस है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अब जिस तरह से ग्राउंड पे पोजीशनिंग बदल रही है, तो अब आपको भी थोड़ा बड़ा शेयर चाहिए होगा समाजवादी पार्टी से। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले आपके टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। देखिए आपने कहा छोटे दल बड़े दल, तो कोई भी दल जो है नंबर से छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी दल अपनी विचारधारा से छोटा बड़ा होता है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये चाहते आप हैं। बुरा मान गए, मैंने किसी को छोटा नहीं कहा। हाँ। ये सुरेंद्र राजपूत जी और उनके प्रवक्ता लोग कहते हैं नहीं, छोटा दल, फिर छोटा सुरेंद्र दल, राजपूत छोटा जी दल। को भी ये समझ जूही सिंह लेना कहती, चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं छोटा नहीं, दल। जूही सिंह मैं जी ने तो कभी नहीं सबको कहा। बराबर मानता हूं। अखिलेश जी ने हमेशा ये कहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है राष्ट्रीय लोकदल, और आपको कभी नहीं कहा छोटा दल, आप बेवजह बुरा मान रहे नहीं, हो। मैंने इसलिए कहा कि देखन में भले ही छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। और ये 2 सांसदों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, और आज सरकार में है, और ये आज सरकार में भाजपा नहीं है, एनडीए है। 49 दलों का गठबंधन लेके ये आज सरकार बना के बैठे हैं और अपने आप को बड़ा दल कहता है। तो आज देश के अंदर कोई बड़ा दल नहीं है। आज अगर कोई प्रमुख विपक्ष है तो वो जो किसानों की बात कर रहा है, और किसानों की बात कौन कर रहा है? राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। हम धर्म से ऊपर उठ के अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम अपनी विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा इतनी मजबूत है और इतनी सुदृढ़ है कि अगर गांव का विकास करना है तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे ही हो सकता है। देखिए उन्होंने हमेशा कहा था कि पर पूंजी। चौधरी साहब ने, मुझे याद है, मैं तो बहुत पढ़ा हूं उनको, देखने का तो बहुत अवसर नहीं मिला, उस वक्त हम लोग पढ़ाई ही कर रहे थे। कभी उन्होंने सत्ता की राजनीति नहीं की, कभी बिल्कुल। अवसर की राजनीति नहीं बिल्कुल। की, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा अवसर की राजनीति की। नहीं ब्रिजेश, हमेशा वहां गए जहां सत्ता मिलने की गुंजाइश थी। नहीं, ये इधर 1-2 बार से आप लोगों का दांव गलत पड़ जा रहा है, इसके पहले सब दांव सटीक पड़ते थे आपके। पिछले 10 सालों से हम जंगल में हैं। पिछले 10 सालों से हम वनवास काट रहे हैं। जनता ने हमें कहा वो वनवास इसलिए क्योंकि काटो, जुगाड़ और फिट नहीं आज हो पा रहा उसका है। नतीजा किसान भुगत रहा है। आज देख रहे हैं आप किस तरीके से किसान के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने कभी भी अवसर की राजनीति नहीं की। हमने जब भी किसानों के मुद्दे की बात हुई तब हमने किसी भी पार्टी का हाथ थामा है। अगर किसानों के मुद्दे की कोई भी पार्टी बात करती है तभी राष्ट्रीय लोकदल ने उसके साथ गठबंधन अच्छा, ये किया मानते है। हो कि अब पहले जैसी आप नहीं रह गए ना, अब थोड़ा मजबूत हो गए हो? नहीं देखिए, हम शुरू से विचारधारा के ऊपर चलते थे। हम चौधरी चरण सिंह अरे की मैं कोई विचारधारा पे लड़ाई नहीं चलते लगा थे। रहा हूं,
हूं, सिर्फ अपना सवाल पूछ रहा हूं। ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, हम हमेशा से चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। आज आपका टेप रिकॉर्ड बजा रहे हो, चरण सिंह जी, चरण सिंह। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ताकत बढ़ी है तो ज्यादा शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, या सिर्फ एक रोटी में काम चलाओगे? नहीं, ब्रिजेश जी देखिए, यहाँ पे ये सब तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कितना शेयर चाहिए, कितना शेयर नहीं चाहिए। हम सिर्फ किसानों की बात करना जानते हैं, हम सिर्फ किसानों के दुख दर्द के साथ खड़े हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने क्या खूबियां बताई? एक का जवाब आपके पास नहीं है। मनोज मिश्रा, आप एक सवाल नहीं उठा पाए उत्तर प्रदेश मनोज मिश्रा को तो मुझे लगता है आपने 6 से 7 मिनट दिए, डेडिकेटेड दिए, और एक भी योगी जी का कार्य नहीं गिनवा पाई है। एक भी कार्य योगी जी का नहीं गिनवा पाए। मैं आपके डिबेट में कह चुका हूं कि मुझे 5 कार्य प्रदेश सरकार के गिनवा दें मनोज मिश्रा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एक भी कार्य आज तक योगी आदित्यनाथ जी का नहीं गिनवाया है। अगली बार तैयार रहना। बड़ा इमामबाड़ा बनाया योगी जी ने, छोटा इमामबाड़ा बनाया योगी जी ने, लखनऊ की मेट्रो योगी जी ने बनाई सर, गोमती रिवर फ्रंट। बिना बारी क्या आप बोले चले जा रहे हैं? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ योगी जी के काम गिना रहा हूँ सर। बारी नहीं है भाई साहब। घंटाघर योगी जी ने बनाया। आपको क्या हो गया, दौरे पड़ रहे हैं आपको? अरे सर, मैं ना काम गिना रहा हूं सर, ना सुनिए सर। आप थैंक यू। विजय जी, मनोज मिश्रा को आपने इतना समय दिया, डेडिकेटेड, अनइंटरप्टेड, दिया भाई साहब, आपको भी दिया, क्यों इल्जाम लगाते हो? उसके बाद भी कांग्रेस वाले कहते हैं उनसे डर गए, वो कहते हैं हमें टाइम नहीं दिया। एक भी कार्य योगी आदित्यनाथ जी का नहीं गिनवा पाए यहाँ पे आपके चैनल पे बैठ के, क्योंकि कोई कार्य किया हो तब तो ये गिनवाएं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति की है। जी को लाता हूं, आप जिस राजनीति को दूर करने के लिए माननीय चौधरी जी भाईचारा जिंदाबाद की सभाएं करने जा रहे हैं। ब्रजेश जी, आप बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं? अपोजिशन क्या काम कर रहा है? क्या आपको आगे का भविष्य दिख रहा है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली? देखिए ब्रजेश जी, बहुत समय बाद उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय संघर्ष के आसार बनते दिख रहे हैं मुझे। होता क्या था कि आप देखिए, पिछले तमाम वर्षों से हम लोगों को मालूम रहता था या तो द्विकोणीय संघर्ष होगा या त्रिकोणीय संघर्ष होगा जी। बसपा होती थी, सपा होती थी, 2 खिलाड़ी हमेशा मैदान में जरूर रहते थे, और बीच में बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो बीजेपी अपना एक तीसरा कोण बनाती हुई दिखती थी। इस बार मामला बड़ा अजीब है, कई नए खिलाड़ी आ गए हैं, मैदान में कूद गए हैं, वो बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं, वो किसान पंचायतें भी कर रहे हैं, वो सारे माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी लड़ाई लड़ी। वो आपने अभी शुरुआती चर्चा में 2 कोणीय कहा, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें। नहीं, 2 कोणीय इसलिए मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये मालूम था कि इनका एक मजबूत जनाधार है और ये जरूर बेहतर लड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं। अब क्या हुआ है, अब बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसके साथ कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। और देखिए, नए खिलाड़ी मैदान में आए हैं, नए खिलाड़ियों में अब ओवैसी साहब आ गए हैं, उनके इर्द गिर्द जो और छोटे छोटे दल हैं, उनको लगता है कि ओवैसी साहब मुस्लिम वोट जरूर दिलाएंगे जी, ये आशा उनको बड़ी उम्मीद जगी है। तो उनके ओवैसी साहब आ जाए तो 20 नेता उनसे मिलने इसलिए जाते हैं। आपका मत यह है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में होगा, और नहीं, कांग्रेस भी रहेगी, बसपा भी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी से मुख्य लड़ाई लड़ेगी, और बसपा भी, अभी मैं दौरा करने गया था तो जो बसपा का दलित वोट है वो अभी भी उनके साथ बना हुआ है, इसलिए उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। 18-19% तो उनसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। और वो चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप से प्रचार करा लीजिए, लेकिन किसी से करा लीजिए, मैं बताऊं आपको, किसी से करा लीजिए। 2 चीजें मैंने जरूर देखी। नंबर 1 बात, जो मायावती का जो अपना वोट बैंक था वो उनके साथ खड़ा है, और अति दलित ये अभी भी मोदी के नाम पर खड़ा है। ये 2 चीजें साफ साफ दिखती हैं, गांव जाके देखेंगे तो। पूरी चर्चा के दौरान आपने उत्तर प्रदेश सरकार का नाम ही नहीं लिया। आप भी मोदी जी कर रहे हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी भी मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। नहीं, भाई यहाँ लड़ना आपको राज्य सरकार। वास्तव में एक अजीब बात हो गई है कि यदि आप गाँव जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि इनको देंगे, मोदी को नहीं देंगे, मोदी देंगे, मोदी को नहीं देंगे। तो एक राजनीति का एक ये दौर है जिसमें मतलब राज्य सरकार के कामों की कम चर्चा होती है, मोदी जी के ज्यादा होती है। अब कारण क्या है कि जो लॉकडाउन में जो कुछ हुआ है वो उसका भी क्रेडिट गोज़ टू मोदी जी, उसका भी काफी असर रहता है जी। और वो असर जब हम गांव में जाते हैं, ठीक कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने भी तब मुझे लगता है कि साहब मोदी जी पे ही दिया जी।
बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य में क्या कुछ चल रहा है। सब लोग आपकी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, अभी होली का त्यौहार बीता है, इसमें भांग का बड़ा महत्व होता है और यहाँ राजनीति में भी बहुत भांग वालों का चलन रहा है। इस देश को ऐसे ही सियासत की ज़रूरत है कि जो रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात न करे, भांग खा के खाली हिंदू और मुस्लिम की बात करे। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति की बयार कुछ इसी तरह से बह रही है। ये बात आप आज माने चाहे कल, लेकिन ये बात लोगों को माननी पड़ेगी कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो कहानियाँ सुनते थे पंचतंत्र की और तमाम, जिसमें बकरी के 7-8 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन वो मिमियाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। और जंगल में शेर का एक बच्चा होता था जो पूरे जंगल पर राज करता था। तो सियासत में बहुत सारे दल उभरे हैं, बहुत सारे दल चुनाव प्रचार में आते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन वो वोट कटवा की हैसियत में रहेंगे। और जो लड़ेगा वो आज बीजेपी से लड़ेगा, वो अखिलेश यादव लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी या मायावती लड़ेंगी। यही 4 दल, बड़े 5 दल हैं। अब मायावती का अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता तो शायद एक ये बड़ा गठबंधन बनता और बीजेपी को इससे ज़्यादा समस्या होती चुनाव में। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें अखिलेश यादव का गठबंधन और उनकी पार्टी वो सबसे आगे दिखती है। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल है और महान दल भी है, और वो कई छोटे दलों के साथ गठबंधन भी करने वाले हैं। बीजेपी अभी देखिए केरल, तमिलनाडु और बंगाल में बिजी है, और यहाँ उसने मौका दिया है कि भाई आसिम बकार की पार्टी मुसलमानों को लेके थोड़ा बहुत अपना काम शुरू करे। तो उसमें हमारे ओवैसी साहब बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को चुनाव हरवा चुके हैं। अब वो कहते हैं साहब कि हमारा भी कुछ है, हमको भी साथ ले लो। अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो गठबंधन MIM के साथ करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले MIM के नेता आए थे, उनकी सभा में काफ़ी भीड़ जुटी थी। और इस देश के मुसलमान और इस प्रदेश का मुसलमान हमेशा अलग अलग दलों को वोट करता रहा है, वो एकजुट होकर कभी वोट नहीं करता है। तो इस बात का फ़ायदा आसिम बकार साहब की पार्टी को मिलेगा। लेकिन बिहार के बाद अगर बंगाल का जो रिजल्ट होगा वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसकी वोट की खातिर आज ये लड़ाई चल रही है। वहाँ का जो रिजल्ट तय करेगा उसी पर निर्भर करेगा कि ये आगे राजनीति किधर जाएगी। वैसे ये सियासत में ये कहा जाता है कि कल तक जिनको कोसा, धरने दिए, जुमले फेंके और उन सब से जिनसे एक हद तक नफरत की गई, लेकिन वोट की महिमा की खातिर चुनाव में ये लोग गठबंधन कर लेते हैं। तो सियासत में कोई कहते हैं कि सियासत इतनी खुदगर्ज है कि जिसको वो पसंद करती है उसकी सारी बुराई उसको वो अच्छी लगने लगती है, और जिसे वो गठबंधन नहीं कर पाती उसके अंदर ऐब ही ऐब दिखते हैं, बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। तो ये बात तो सही है, छोटे लोगों की अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर मोदी का नाम छोड़ दिया जाए, मोदी, अमित शाह और JP नड्डा, तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे और किस पे जीतेंगे ये बहुत कठिन हो जाएगी। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए पूरी ताकत लगाए हैं। ये नहीं बताते कि हम कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। ये नहीं बताते कि हम क्राइम कंट्रोल कानून व्यवस्था पर कितने सख्त कदम उठा रहे हैं। हम 2 साल से भारत में कोरोना चल रहा है, उत्तर प्रदेश में गरीबों की नौकरियां चली गई लोगों को, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, उस पर यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ये खाली गाल बजाती है। 1-2 मामलों को अगर आप छोड़ दीजिए, खास तौर से वरिष्ठ अफसरों IAS और IPS के मामले में, और मणिलाल पाटीदार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश जी।
चलिए कंक्लूड करें जी। 4 लाइनें कहूँगा। जो अहंकार में है कि हम सही है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब गलत हैं, उनको भी वक्त सबक सिखाएगा कि सुन ले बात कमल के फूल और कुछ दिन सिंहासन अब जाओगे भूल। ऐसा ना हैरत दिखला और थोड़ी तो गैरत दिखला। आस्तीन जो उलट रहे हैं उन्हें तंग हो जाने दे और मंडप नीचे रखा हुआ है धनुष भंग हो जाने दे। दूसरा एक साहित्य में सुनाऊंगा कि अक्सर विवादों में घिरी सरकार हो तुम, हाथ झाड़ू फूल हाथी सी सरकार हो तुम, और अपील नामों की दस्तखत मंजूर करवा दे और कंजूस खजांची और मुनीमों वाली सरकार हो तुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके दो अलायंस पार्टनर, एक तो आपका साथ छोड़कर चले गए एसबीएसपी, दूसरा निषाद पार्टी से भी आपकी अनबन चल रही है, और दूसरा अपना दल से भी कुछ नाराजगी और खटपट चल रही है। ऐसा माना जाता है कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप में जाते हैं वो कमजोर हो जाता है, तो आप इस चुनौती से कैसे मुकाबला करिएगा चुनाव में? ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट केवल ये दे दीजिए कि सब मित्रों का एक ही साथ जवाब दे। हाँ प्लीज। कि अभी हमारे लोक दल के साथी कह रहे थे कि मनोज जी 5 चीजें गिनाते। ये बात सही है कि योगी जी कुछ काम नहीं कर पाए, वो नौकरियां नहीं बेच पाए, योगी जी भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, योगी जी परिवारवाद नहीं कर पाए, योगी जी क्षेत्रवाद नहीं कर पाए, योगी जी ने किसी डीजीपी को टारगेट नहीं दिया कि तुम्हें 100 करोड़ रुपया लाना है, योगी जी किसी आतंकवादी की मौत पर आंसू नहीं पाए योगी जी ने। योगी ये जी वास्तव में धरातल योगी जी लिखना है, हो। और ये विपक्ष चाहता था ये करे। अच्छा, योगी जी सत्ता का परिवर्तन नहीं कर पाए कि जिसकी सरकार आई चौधरी साहब उसी के साथ चले जाए, योगी जी ये भी नहीं कर पाए। तो ये काम तो वास्तव में योगी जी नहीं कर पाए। उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता तय करे कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी बात, योगी जी जो नहीं कर पाए, ये बात तो सही है कि ये नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, ये वास्तव में सत्य है। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती। अब आपने कहा कि जो दल छोड़ गए, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान दल है और हम मैडम अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, मैं आपके पास आता हूं। हाँ मनोज जी गोयल। भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान दल है और संगठन में अभी चौपाल कार्यक्रम चला, अभी बूथ से बूथ का कार्यक्रम चला, हम 55,000 बूथों तक गए। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और उस संगठन के सहारे हम चुनाव जीतते हैं और जीतेंगे। एक मेरा प्रश्न है, संगठन और सरकार के बीच तालमेल का घोर अभाव है, ऐसा क्यों? आप अभी आप कह सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है कहने का, लेकिन ये जनता तय करेगी चुनाव के बाद। आप देखिए 8 महीने बाद हम फिर डिबेट पे होंगे और तब आप परिणाम देखेंगे। अभी उपचुनाव में आप देखिए कि उपचुनाव में 6 जगह चुनाव हुआ, 5 जगह हम जीते, वैसे ही परिणाम पे जैसे पहले। और उस समय भी किसान आंदोलन चल रहा था, कोरोना काल हो चुका था, तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन जनता से लगातार संपर्क और संवाद में रहती है, इसलिए जो भी समस्याएं हैं वो नेतृत्व के ध्यान में रहती है, उनको लेकर कार्य करती है। धन्यवाद। यस जूही सिंह जी गो अहेड, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, अपनी बात कहें, बीच में एक दूसरे के ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, डिबेट एक बेहतर तरीके से जी ब्रजेश जी बोले। जी योगी जी ने एक कार्य जरूर किया, गब्बर सिंह नामक व्यक्ति के साथ स्टेज वही नहीं, उनके बड़े बड़े मंत्री शेयर कर रहे हैं और संगठन और सरकार की बात कर रहे हैं तो आपका 60 से 70% संगठन। अब ये मनोज मिश्रा बताएंगे कि गब्बर सिंह कौन है, इनके संगठन में है कि सरकार में है, कि योगी जी का संरक्षित माननीय व्यक्ति है, ये बताएंगे। हमारे हिसाब से तो बड़ा अपराधी है, बड़ा कुख्यात है, उसके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे लगे हैं, लेकिन शायद इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, संगठन और सरकार की आप बात, विकास दुबे के साथ भी कई लोगों की फोटो आई। संगठन और सरकार तो आपका है ही नहीं, वो आपने दूसरी पार्टियों से कमल छाप साबुन से लोगों को धोकर सम्मिलित किया है। अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे संगठन में देख लें तो भारतीय जनता पार्टी हम कितने रोजगार उपलब्ध कराएंगे पहले से बताएंगे जनता को, हम मंडियों का निर्माण कराएंगे, हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा है, दूध उत्पादन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश को सर्वप्रथम बनाया था। अच्छा, फेसबुक पे तमाम सवाल आ रहे हैं, तो एक सवाल आपके लिए आया है फेसबुक पर, एक दर्शक वो पूछ रहे हैं कि लैपटॉप मिलेगा क्या? जी जी लैपटॉप भी मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा ब्रिजेश जी। युवाओं की नौकरियां, रोजगार और उनको तकनीक से जोड़ना हमारे लिए सर्वप्रथम सुरेंद्र राजपूत जी, और सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है, आपका एजेंडा और मुद्दा? देखिए 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश में हम
रियल इश्यूज पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में स्वयं अपराधियों के सरताज बैठे हुए हैं और ये ठोको नीति पर जा रहे हैं, तो सारे के सारे बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीयों को लग रहा है कि ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। ये सारे एक मुद्दा नहीं, 1000 मुद्दे हैं, गन्ना किसानों से लेकर के डीएपी का, यूरिया का, सारी चीजों का। अब मैं आपको 2-1 चीजें और कहना चाह रहा हूं ब्रजेश जी। अभी जैसे इसी चैनल पर अभी आपसे बात हुई और आप ही के यहां पे कहा गया कि मुसलमानों का ये, हिंदुओं का ये। सच बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी का पोल प्लान है कि तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला। आ गए हैं पिच करने वाले लोग, और मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। जवाब लीजिएगा, लगे हाथ अभी। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान कराइए, मंदिर मस्जिद कराइए, झूठ बोलिए और जोर से झूठ बोलिए, अपने साथियों से हिंदू मुसलमान कराइए। कभी किसी का बकाया नहीं छोड़ते। उनका नाम है आसिम वकार। गो अहेड। नहीं सर, मैं अभी क्या मनोज मिश्रा जी साहब तो दोस्त हैं हमारे जी। नहीं, आज छोड़ेंगे नहीं, वो बोलिए। मनोज मिश्रा जी, आप मुझे सुन रहे हैं जी? मनोज भाई, आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। नहीं, पहुंच रही भाई आसिम भाई। ये गब्बर कौन है? ये तो आप बेहतर जानते हो, आप क्या बहुत थे। अरे सर, पूछ रहा हूँ, आप नाराज ना होइए। आपका तो हर आदमी गब्बर है, ये उसी की बात हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है 1-to-1 कन्वर्सेशन के बजाय आप लोग अपना पक्ष रखें। सर देखिए, चुनाव लड़ना है डेवलपमेंट पर और रोजगार पर, और मैं समझता हूं यही बेहतर मुद्दा है। ये आप कह रहे हैं? सर, हम लोग हमेशा से कहते हैं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबर ओवैसी अकेले हैं, असद ओवैसी साहब अकेले हैं जिनके 12 इंटर कॉलेज चल रहे हैं और 17,500 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। पर अकेले सर, अकेले आदमी हैं। पर आप सुरेंद्र राजपूत के हमले को नजरअंदाज करके बच के निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी का मामला यह है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन अगर मुसलमानों के हक की बात की करें, तुम बीजेपी के एजेंट हो। फिर से हिंदू मुसलमान। अब आप बताइए क्या करें? आपने फिर किया से था हिंदू मुसलमान। सर, हमारा सिर्फ आसिम भाई हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बाकी लोगों के हक की, गरीबों के हक की बात कर लीजिए ना। अच्छा, गरीब मुसलमान सबसे ज्यादा। सर, आप एक काम, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। एक काम कीजिए सर, आप मुसलमानों की बात करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे चला रहे हैं। उनको बोलने दें। अरे सर, आप एक काम कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी, उनको बोलने दें। सर, आप एक काम कीजिए, एक फड़वा लीजिए, गड्ढा खोद के मुसलमानों को उसमें दफन कर दीजिए। आप खुद तो कुछ दे नहीं रहे, ना सीट दे रहे हैं, ना टिकट दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। यही आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है कि आप भाजपा से नौकरी नहीं मांगते। आप कहते हैं मुसलमानों को गड्ढे में डाल दीजिए। अभी सर, मैंने इससे पहले यही बात कही का काम आप लोग कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ ये 2 एजेंडे, बिहार में डेवलपमेंट और रोजगार, 5 सीटें जीतते, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं होना है। और भाजपा के साथ मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। सुरेंद्र जी, हो गया, आप बोलने दें। नांदेड़ में मिल जाते हैं, बिहार में मिल जाते हैं। शुक्रिया, आप उनको बोलने दें। सर, कांग्रेस थैंक यू हो गई, काहे परेशान हो रहे हैं आप? आपकी गलत नीतियां, कोई दिक्कत नहीं और है। जनता के साथ नाइंसाफी, धर्म की राजनीति, जनता के साथ नाइंसाफी, कोई दिक्कत जनता के साथ नाइंसाफी ने आपको खत्म कर दिया है। आप चिल्लाइए। आसिम भाई बोलिए, की राजनीति करेंगे, आप गुस्सा न करें, आप बोलें। राजनीति करेंगे। सुरेंद्र जी, अब हो गया, इनफ प्लीज। सर, अगर सुरेंद्र भाई एक बार ये पूछ लेते कि आसिम वकार ने जो आरोप लगाया फिरोजाबाद वाले मामले में कि 32 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो मैं समझता कि ये कम से कम मुसलमान के साथ खड़े हैं। ये क्या मतलब है? आप मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हिंदू को टिकट नहीं दिया, आपके हिसाब से सही हुआ? हिंदू की बात करें, आप मुसलमान आपके हिसाब से सही हुआ? देश को आप खत्म कर दीजिए। आपके हिसाब से सही हुआ? गलत रास्ते पे जा रही है, मैं उसको नहीं जाऊंगा। शुक्रिया आप दोनों का। आप मुझे बताइए, रोहित अग्रवाल, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा क्या है? सिर्फ किसान या कुछ और भी? देखिए ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी सभाओं से बिल्कुल क्लियर कहा है
कि अगर धर्म के नाम पे आपको वोटिंग करनी है तो मैं अपने घर में खुश हूं, मैं घर जाके बैठ जाता हूं अपने। हम धर्म के नाम पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं किसान, गरीब किसान की, मजदूर की, युवाओं की, उन समस्याओं के ऊपर राजनीति हो, उन समस्याओं के ऊपर वोटिंग हो। क्योंकि इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए माननीय जयंत चौधरी जी भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं और आगे हमारी सारी सभाएं भाईचारा जिंदाबाद के नाम से प्रायोजित होंगी, जिसके अंदर हम हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करेंगे। देश के अंदर धर्म के ऊपर उठ के, पश्चिम में करेंगे या पूरे यूपी में करने वाले? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे हम। और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऑलरेडी 7 से 8 सभाएं कर चुके हैं। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं आए थे, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में किसान उमड़े हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमको जो रिस्पांस मिल रहा है और जो किसानों की हम बात कर रहे हैं वो किसानों को पसंद आ रही है। देखिए, हम किसानों के लिए ही पार्टी हैं। हम जीते, खाते, पीते, सोते, जागते सिर्फ किसानों की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, किसानों के बारे में ही सोचते हैं। तो हम पर असीम वकार की चिंता मुसलमान है, इनका क्या करें? देखिए, मैं ब्रिजेश जी किसी भी धर्म के नाम पे जो राजनीति कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहता है, मैं उसके हाथ जोड़ के नमस्ते उसके लिए। ये आप क्या आसिम वकार के लिए बात बोल रहे हैं? मैं ये भारतीय जनता पार्टी और असीम वकार दोनों जी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे धर्म के नाम पे हमें राजनीति नहीं करनी। हमें भाईचारा जिंदाबाद की सभाएं माननीय जयंत चौधरी जी करने जा रहे हैं। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार, अब तो 8 महीने का वक्त बचा है, अब तो एक तरीके से युद्ध शुरू ही हो चुका है, चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है। मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर ये इस बार का वोटिंग प्रभावित करेगा? देखिए जी, मुख्य मुद्दा यही है इस सरकार की सफलता और सरकार की असफलता। इस मुद्दे पे दोनों आपस में अभी से जंग शुरू हुई है। कारण क्या है कि कई चीज़ें इस तरह आई हैं इस दौरान, जैसे कोरोना आया, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, सरकार को क्या करना चाहिए, नौकरियां हैं, कितनी नौकरी दी, कितनी नहीं दी, किसानों का मुद्दा है। इन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है और इसी सारी जंग इसी पे केंद्रित रहेगी। और कानून व्यवस्था, बीजेपी कहती है कि साहब उसने बड़ों बड़ों को ठीक कर दिया है, विपक्ष कहता है कि इनसे संभल नहीं रहा है। तो ये मुद्दे साफ आपका आकलन क्या है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था लेके दिया, आप लोगों से बात करें तो 2 तरह के आकलन हैं यहाँ पर। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ों को ठीक किया है, कुछ लोग कहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, अपनी अपनी वो है। और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब ठीक कर दिया बड़ों को, बिल्डिंग ढा दी गई बड़ों की। तो इस तरह के जो आकलन है उसी से इसमें एक बंटवारा है इस मुद्दे पर। दूसरा, ये जो पॉलिटिकल अलायंस बनेंगे, आपको लगता है कि भविष्य में कुछ और भी बड़े अलायंसेस उत्तर प्रदेश में बनेंगे या फिर जो प्रेजेंट पैटर्न है उसी के बेसिस पर चुनाव? नहीं, इसमें सबको, जितने दल आ गए हैं यहाँ पर, सबको कोई स्थान नहीं दे सकता। सीटों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षाएं हैं और इसलिए कांग्रेस के पास कितने लोग जाते हैं, कांग्रेस की कोशिश है कि वो लोगों को जोड़े। लेकिन ये जो छोटे दल हैं ये प्राथमिकता तय कर रहे हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, इसके बाद कांग्रेस। लेकिन सबको जगह नहीं मिल सकती है और एक मोर्चा ऐसा बनेगा। आप अपनी बात पर कायम है जब आपने कहा कि ये 2 ध्रुवीय राजनीति है और 2 कोण पर सिर्फ मुकाबला होगा? नहीं, 2 कोणी पे होता रहा है, अब तो बीजेपी आ गई तो 3 कोण अपने आप बन गए हैं। पर डॉक्टर मनोज मिश्रा कह रहे हैं मुकाबले में कोई है ही नहीं हमारे। तो नहीं, मुकाबला चुनाव में तो जब कुछ नहीं होता तब भी मुकाबला होता है। ओके, चुनाव में कुछ भी नहीं होता है तब भी मुकाबला होता है। 2017 में नहीं महसूस हो रहा था, जो लोग दौरा कर रहे थे, देख रहे थे, तब भी, लेकिन मुकाबला था। ऐसा तो नहीं है मुकाबला नहीं, चुनाव है तो मुकाबला जरूर होगा। और यदि ये सोच लेना कि मुकाबला नहीं है तो इसका मतलब हम गफलत में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज की इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, फिर से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस बार ये ज़्यादा घातक, खतरनाक और इसका संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ लगातार धुलते रहें, भीड़ भरी जगहों पे मत जाएं, कोशिश करें कि अगर आपको बहुत आवश्यक हो तभी निकलें और ये भी प्रयास करें कि अपनी यात्राएं अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो उसको टालें, क्योंकि कुछ दिनों के भीतर आपने देखा होगा कि ये वायरस का संक्रमण बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है और इस बार
आपको अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं दे रहा है। घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको चिंतित होना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।